भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे। जो ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर को होना है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होंगे। देखो एनसीईआरटी का क्या महत्व है शायद मुझे ये नहीं बताना पड़े, तो मेरी ये छोटी छोटी सी क्लास आपके लिए एक तरीके से रामबाण साबित होने वाली है। जब आप एग्जाम में बैठोगे और ज्यों के त्यों क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तब इन क्लासों का महत्व आपके समझ में आएगा। आज मैं आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। ये शॉर्ट सॉल्यूशन है, यानी जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हें हटा के जो यूनिक क्वेश्चन बनते हैं 10th की एनसीईआरटी को लेकर, वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लेकर आया हूं। यानी आने वाले कुछ समय में आप 100 से 150 क्वेश्चन की बेहतरीन प्रैक्टिस करके जाओगे। केवल चीजों को बैठ के सुनना है। मेरी क्लास की खास बात यह है, आपको कॉपी पेन साइड में रख के केवल वीडियो को सुनना होता है। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से मिलेगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। वहां से एक बार इस चीज का रिवीजन कर लेना, और हो सके तो इस क्लास को दोबारा सुन लेना, ताकि एक बार बेहतरीन रिवीजन हो जाए सारी चीजों का। इसी तरीके से मैं 6th, 7th, 8th, 9th और 10th की तो है, बाकी की सारी एनसीईआरटी को लेकर आऊंगा, जितनी भी जरूरी एनसीईआरटी है। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई को डैश भी कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, और इसी का नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसी की कमी से नपुंसकता भी आती है। क्या आती है? नपुंसकता भी आती है। और ये जैसे उबले हुए चने होते हैं, है ना, स्प्राउट चने होते हैं, इन सभी में पाया जाता है हमारे पास विटामिन ई। बादाम में विटामिन ई पाया जाता है। तो देखो, अगर बात करूं किसको लेकर, विटामिन बी थाइमीन होता है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है ना। इसके अलावा मैं बात करूं टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई, जिसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को 22 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकने पर इनमें से कितनी गतिज ऊर्जा होगी? देखो, गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है? द्रव्यमान, लेकिन वो किलोग्राम में होता है। तो मैं लिखूंगा हाफ एम कितना है? 160, और किलोग्राम में इसे कन्वर्ट करूंगा तो 1000 ग्राम है। डिवाइड करना पड़ेगा। इंटू वी स्क्वायर का मतलब है 22 इंटू 22, 22 इंटू 22। ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, है ना। ये 50 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। तो यानी आप सोल्व करोगे तो 8 इंटू 11 इंटू 11 और डिवाइडेड बाई 25, कुछ इस तरीके का आपके पास रेशियो आएगा। और यही सोल्व करने पर आएगा हमारे पास 38.72 जूल। 38.72 जूल आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होता है? देखो, एक चीज समझो, राइबोसोम्स दोनों में होता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो पौधों में भी बनाएगा, एनिमल और प्लांट दोनों सेल में बनाएगा। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है ये केवल प्लांट सेल में होती है, क्योंकि सुरक्षा करती है कोशिका की, ताकि उसे भारी आघातों से बचाया जा सके। जैसे हमारी तरफ कोई कीट आया, हमने हटा दिया, इंसेक्ट आया, लेकिन पेड़ पर आके बैठेगा, उन्हें खाएगा, तो उनकी कोशिका भित्ति बनाई होती है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। तो यानी कोशिका भित्ति होती है एक तो, जो प्लांट सेल में होती है। एक होता है हरित लवक। हरित लवक जो होते हैं ये क्या करते हैं? हरा रंग प्रदान करते हैं। आपका रंग हरा है क्या? मेरा बाबू हरा हरा है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब हरित लवक और कोशिका भित्ति ये दोनों की दोनों किसमें पाई जाती हैं? प्लांट सेल की हैं। ये एनिमल सेल में नहीं होती हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा को लेकर मैं बात करूं तो ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। किसकी होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत धारा की होती है एम्पियर, बल की होती है न्यूटन, और संवेग होता है एम इंटू वी, यानी द्रव्यमान मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये संवेग होता है। अगला क्वेश्चन, पित्तरस कहां पर उत्पादित होता है? देखिएगा, याद रखिएगा, पित्तरस का फॉर्मेशन होता है यकृत यानी लीवर में, और स्टोर रहता है पित्ताशय में। ठीक है। कहां पर स्टोर रहता है? पित्ताशय में स्टोर रहता है। दोनों चीज याद रखेंगे। तो यकृत में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा रहता है ना। नेक्स्ट, रसोई घर, रसोई गैस जो होती है एलपीजी, किसका मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और साथ के साथ ये भी याद रखेंगे, इसमें कोई भी गंध नहीं होती है, यानी स्मेल नहीं होती है। स्मेल के लिए इसमें एक सब्सटेंस मिलाया जाता है जिसका नाम है एथिल मरकैप्टन। क्या? एथिल मरकैप्टन है, ये भी आप याद रखेंगे। आमाशय में दूध का जमना डैश की क्रिया के कारण होता है, यानी दूध का पाचन कौन करता है ये आप मुझे बताएंगे। देखो, एक चीज याद रखेंगे, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। HCl खाने को अम्लीय बनाता है। मायोसिन, जी नहीं, मायोसिन नहीं होता है। आप याद रखेंगे ये होता है रेनिन। रेनिन जो है आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं, क्या तो दूध पिया
तुरंत ही बाहर दही के रूप में निकाल दिया, है ना, पंचामृत बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि उनके पेट में बहुत ज्यादा रेनिन पाया जाता है। वो जैसे ही दूध को पीते हैं, दूध को तुरंत ही रेनिन के द्वारा पचा दिया जाता है, दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो दही को ही बाहर फेंकते हैं। 1 से 2 मिनट में पंचामृत को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चों में रेनिन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम एज होती है हमारी, हम बड़े होते हैं, हम में रेनिन की मात्रा कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें दूध कम मात्रा में पीना चाहिए, ऐसा नहीं ठोक के पी रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में रेनिन कम है। अब रेनिन कम है तो दूध पचेगा कम तो बाकी का जो दूध है वो पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पेट को खराब करेगा। इसलिए दूध पीना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 740 वाट एक अश्व शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है? इसे कहते हैं जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकलता है तो हम में बौनापन आ जाता है, और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो हमारी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये हमारे दिमाग यानी माइंड में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। तो याद रखेंगे, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है, इससे हमारे पास अधिवृक्क मतलब एड्रिनल ग्लैंड, ये हमारे किडनी के ऊपर होती है, और इससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो कि हमारे जब लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं तो उस समय पर हमारी बॉडी से निकलता है। इसलिए कहते हैं इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी एक वास्तविक मछली है इन सभी में से? देखो, ना तो जेलीफिश मछली है, ना स्टारफिश मछली है, ना सिल्वर फिश मछली है। इनमें से केवल एक ही रियल फिश है, जिसका नाम है डॉग फिश। क्या नाम है? डॉग फिश है। ठीक है, ये मच्छरों को खाने का काम करती है पानी में। नेक्स्ट, कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? तो देखो, सेलुलोज को लेकर बात करूं मैं, प्लांट की जो है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। जबकि मैं बात करूं कवक की, तो इसकी काइटिन की बनी होती है। इसकी काइटिन की बनी होती है। रक्त का शोधन यानी रक्त का प्योरिफिकेशन कहां पर होता है? देखिएगा, 3 पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा रक्त को पंप करने का काम कौन करता है, तो पंप करने का काम करता है हृदय यानी हार्ट। ठीक है, फिर आता है किडनी। किडनी करती है फिल्ट्रेशन का काम, फिल्टर करने का काम। तो फिल्ट्रेशन किडनी के द्वारा किया जाता है। जबकि प्योरिफिकेशन होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया जाए और उसे प्योर किया जाए। और प्योरिफिकेशन का काम होता है लंग्स यानी फेफड़ों का। लंग्स यानी फेफड़ों का होता है। तीनों क्वेश्चन आपके उम्मीदें तैयार हुए होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक तन्य धातु है? देखो, यहां पर सारे के सारे इंपोर्टेंट धातु हैं। तांबा मानव के द्वारा यूज की गई पहली धातु तांबा थी। ठीक है ना। लोहे को लेकर मैं बात करूं, लोहा अतरंजी खेड़ा से खोदा गया था। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रमाण मिले। एल्यूमिनियम को लेकर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी धातु एल्यूमिनियम है। जबकि सोना सबसे ज्यादा तन्य और सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु है सोना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसे कहते हैं H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रोइल, है ना, अम्लों का राजा H2SO4। ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है? देखो, ग्लूकोज होता क्या है? C6H12O6, यही तो होता है ग्लूकोज। तो इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। इसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। इससे मिलता है, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन मेनली, है ना। कार्बोहाइड्रेट इससे मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी दाब का एक एसआई मात्रक है? देखो, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, है ना। इसके अलावा पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। अगर पास्कल को लेकर बात करूं, दाब की इकाई होती है पास्कल, और दाब होता है प्रति एकांक एरिया पर लगने वाला फोर्स, यानी F/A, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, 740 वॉट के बराबर होती है, 740 वॉट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ECG किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्रमय करता है? मतलब किसका ये डायग्राम निकालता है ECG? तो ECG जो है ये हार्ट का निकालता है, यानी हमारा हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय यानी पेनक्रियास के द्वारा हमारी बॉडी में कौन कौन से निकलते हैं? तो हमारे पास निकलते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। लेकिन ये वर्क करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। 3 निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? तो आप कहें ट्रिप्सिन
प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तना या मूल व्रत डैश के कारण बढ़ता है। तना किसके कारण, मतलब देखो जो तना होता है, तना जैसे मान लीजिए पेड़ है, इसका ही सबसे ऊपर वाला टिप है, ये टिप और जड़ किसके कारण बढ़ती है, तो एक हमारे पास कह सकते हैं ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है एपिकल टिश्यू। एपिकल मतलब टॉप पर पाए जाने वाला टिश्यू, एकदम टॉप पर पाए जाने वाला टिश्यू, एपिकल टिश्यू। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स लेंस सामान्यतः रूप से किसके बनते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस, तो ये बनते हैं हमारे पास हाइड्रोजेल के। किसके बनते हैं, हाइड्रोजेल के बनते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, डैश भोजन में मौजूद आवश्यक यौगिक है जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। कौन सा है हमारे पास, सीधी सी बात है पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व भैया हमें बहुत जरूरी होते हैं। अगला कोशिका के किस अंग का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है और इसी को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस पेपर जो है कैसा रंग देगा। देखो जो हमारे पास बेस होता है वो रेड को ब्लू कर देता है ना, ठीक है, रेड को ब्लू कर देता है और अम्ल जो है ब्लू को रेड कर देगा। तो ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, रेड कलर कर देगा, है ना, ब्लू लिटमस पेपर को कैसे कर देगा, रेड कर देगा। एक प्रोटॉन का धनात्मक आवेश कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि इतना ही पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता इसलिए उसे न्यूट्रस बोला जाता है। तो कितना होता है पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव में। अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है। जल की अस्थायी कठोरता के लिए, तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए हमारे पास MgHCO3 का होल ट्वाइस है, अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है। कौन सा पोषक तत्व तो टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो देखिए इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा दी जाती है, लेकिन टूटने पर मैक्सिमम ऊर्जा वसा यानी फैट के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, आवागाद्रो स्थिरांक का मान कितना होता है, तो आवागाद्रो स्थिरांक होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है आवागाद्रो नंबर। मानव के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैंने कहा था ना जो खाने को अम्लीय बनाता है, तो आप इन खाने को अम्लीय बनाने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा किया जाता है। अगला है, डैश को कशिश का तेल या फिर ऑयल ऑफ विट्रोइल कहा जाता है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसे ऑयल ऑफ विट्रोइल भी कहा जाता है और इसका यूज बैटरी में किया जाता है। इसका नाम है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका का अध्ययन करती है कहलाती है, कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो वस्तु क्या हो सकती है, बिजली की भट्टी, ऑटोमोबाइल, लेंस या फिर जेट इंजन। आप सभी को पता है लेंस की क्षमता को डायोप्टर में नापा जाता है। P बराबर होता है 1/f, अगर f मीटर में है, या फिर क्षमता बराबर होता है 100/f, अगर f जो है किस में है, सेंटीमीटर में है। दोनों आप फॉर्मूले भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 9 ओम, 4 ओम, 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है ना, 1/r3 ये होता है। तो 1/r बराबर क्या होगा, 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/12, ठीक है, याद रखोगे, क्लियर है। तो आप मुझे बताएंगे मैं क्या इसका एलसीएम 36 ले सकता हूं, 36 आप कहीं ले सकते हैं। 4 प्लस 9 प्लस 3, तो इसका मतलब 7 और 9, 9 7 16/36 यानी 8/18, या फिर हम लिख सकते हैं 4/9। 4/9 को आप r बराबर निकालोगे तो 9/4 आएगा, 9/4 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 इंटू 1 आएगा 2.25 ओम, 2.25 ओम कहीं पर है, ऑप्शन नंबर बी है 2.25 ओम, ठीक है सॉरी। टू 2.25 ओम, ठीक है, आंसर होगा। अगर यही श्रेणी क्रम में होता तो सबको ऐड ऑन कर देते बस। निम्नलिखित में से कौन सा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, देखो गतिज ऊर्जा मतलब जो गति कर रही हो, तो बहता हुआ पानी ही गतिज ऊर्जा होगा, सीधी सी बात है।
यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्ल की अधिकता कहां टूटती है? तो यूरिया जब बनता है तो देखो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है, लेकिन यूरिया का टूटना यकृत में होता है, लीवर में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो विभवांतर होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। कूलाम आवेश की होती है, जूल कार्य की होती है, वाट शक्ति की होती है। नेक्स्ट अगला, आवर्त सारणी की दाईं ओर के तत्व हैं। दाईं ओर क्या रखे गए हैं? तो दाईं ओर हमारे पास कैसी चीजें? अधातुएं हैं दाईं ओर, अधातुएं। और बाईं ओर क्या रखे गए? तो बाईं ओर हमारे पास रखी गई हैं धातुएं। नेक्स्ट, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है? तो मैंने आपको बताया था प्यूस ग्रंथि से निकलता है, जो हमारी माइंड में होती है। एक बालिका के पास अपनी कोशिका में गुणसूत्रों के निम्नलिखित संयोजन हो सकते हैं। देखो, लड़के को लेकर बात करूं मेल में तो 22 प्लस XY, और फीमेल को लेकर मैं बात करूं 22 प्लस XX। ये गुणसूत्र होते हैं। तो मेल में कभी पूछे, फीमेल में पूछे, आप याद रखेंगे। तो क्या होते हैं हमारे पास? 22 ऑटोसोम प्लस XX। ये किस में होते हैं? ये हमारे पास फीमेल में होते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है, देखो पहले सिद्धांत पर जो काम करता है, पहला सिद्धांत जो बल्कि एक परिभाषा के बारे में बताता है, जिसे जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। सेकंड को लेकर बात करें, जैसे नाभ से, जैसे हमारे पास सेकंड नियम को लेकर मैं बात करूं, थर्ड नियम को लेकर मैं बात करूं, तो आप कहेंगे जैसे नाभ से कूदना थर्ड नियम पर आधारित है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो रॉकेट जो उड़ता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के आधार पर चलता है। यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगी? कुछ नहीं, याद रखना है, द्रव्यमान संख्या A बराबर होती है P+N। पता है आपको ग्रुप डी के एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है? द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ये तक पूछा गया है। तो हर चीज पर पॉइंट डाउन करेंगे। तो हमारे पास 11 और प्लस 12, 11 और 12 कितने? 12 दूनी 24 माइनस 1 यानी 23। आंसर एकदम से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों को डैश समूहों में विभाजित किया जाता है? तो पौधों को 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? तो मनुष्य के मुख से सबसे पहले पाचन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओजोन संकेंद्र मतलब ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में नापते हैं? तो आप सभी को पता है डॉप्सन इकाई में नापते हैं ओजोन परत की मोटाई। अगला क्वेश्चन है, एक पेरिस्कोप डैश के सिद्धांत पर काम करता है? तो पेरिस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, पेरिस्कोप। अगर मैं बात करूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे मृग मृच्छिका है ना, हीरे का चमकना है, टूटे हुए कांच का चमकना है, ठीक है, इंद्रधनुष का आना है, ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। परावर्तन को लेकर मैं बात करूं तो सूर्य उदय और सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का हल्का हल्का दिखाई देना अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, पानी में डूबी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन के कारण, पानी में डूबे सिक्के का ऊपर उठाई देना अपवर्तन के कारण, ये सभी अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मनुष्य में कोहनी में कौन सा जॉइंट होता है? तो कोहनी मतलब एक तरफ मूवमेंट कर रही है। ऐसा कोई नहीं जो अपने बाबू के लिए दोनों तरफ कर देता हो, नहीं कर पाओगे। ये होता है हिंज जॉइंट, जो एक तरफ मूवमेंट करता है, इसे कहते हैं हिंज जॉइंट। तो हमारी कोहनी में कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो पाचन तंत्र सबसे ज्यादा होता है छोटी आंत, है ना, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष है। तो आप याद रखिए, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसे कहते हैं रक्ताल्पता, यानी हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाना, तो इसे कहते हैं रक्ताल्पता, यानी एनीमिया के रूप में जानते हैं। रतौंधी जो है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। देखो, बड़ी आंत में अवशोषण होता है यानी चूसा जाता है, और बेकार चीज को वेस्टेज के रूप में हम निकाल देते हैं। और जो बड़ी आंत होती है ना, छोटी आंत की तुलना में तो मोटी होती है, चौड़ी होती है, लेकिन लंबाई में छोटी होती है, लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, तो पचने वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? दोनों ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है। प्लास्टिक थैलियों में आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो आप देखते हो ना, जो आप चिप्स लेने जाते हो तो चिप्स फूले फूले दिखाई देते हैं। वो फूले फूले चिप्स किसके कारण दिखाई देते हैं? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। क्या भरी हुई होती है? नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाती है? इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है।
नेक्स्ट, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषी और ऊष्मा का उत्सर्जन ऊष्मा छेपी। ठीक है, तो आप याद रखें ऊष्मा शोषी रिएक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लोहे की छीलन डालने पर क्या बनता है। तो जब हम ये डालते हैं ना तो आयरन क्लोराइड और क्लोरीन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड और क्लोरीन गैस निकलती है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला, जब लोहे के टुकड़े को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो FeCu को विस्थापित करके FeSO4 बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखो नाम में ही लिखा हुआ है विस्थापित। विस्थापित मतलब विस्थापन अभिक्रिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्वेश्चन, एक पदार्थ के जलीय विलयन में प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति। देखो प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन देना मतलब अम्ल कहलाएगा। ठीक है ना, अम्ल कहलाएगा जो प्रोटॉन देगा आराम से जलीय विलयन में। दीवारों पर सफेदी करने पर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। जो व्हाइटनेस होती है ना दीवारों पर, उसे कहते हैं कलई। और कलई क्या है वास्तव में, कलई वास्तव में कुछ और नहीं CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट ही है जो आप कलई करते हो घरों पर। नेक्स्ट, फिनोप्थलीन का रंग अम्लीय विलयन में कैसा होता है, रंगहीन होता, कलरलेस होता अम्लीय विलयन में। ठीक है, नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर का साधारण नाम क्या है। NaHCO3 होता है मेरे भाई, NaHCO3 बेकिंग पाउडर होता है। इसे कहते हैं सोडियम बाइक्लोराइड। सोडियम बाइक्लोराइड बोलते हैं, जो घरों में यूज करते हैं जब समोसे वगैरह बनाते हैं। पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पेयजल को कीटाणु रहित बनाना है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, और साफ करने के लिए हम फिटकरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, खाद्य के डिब्बे में, मतलब खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन धातु के बनाए जाते हैं, जस्ते के नहीं, क्योंकि जस्ता ज्यादा रिएक्टिव है। उसे खुले में छोड़ोगे तो ज्यादा रिएक्शन करेगा और खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। जस्ता टिन से अधिक सक्रिय इसलिए नहीं बनाया जाता, सक्रिय है तो जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, डब्बे पर जंग लग जाएगी। नेक्स्ट, प्रकृति में सक्रिय धातु पाई जाती हैं। सक्रिय है तो एक बात बताओ, कहते हैं ना बड़े घूम रही हो उनके साथ, क्यों भाई, क्यों बोला आपने, क्योंकि वो सक्रिय है ना, वो सक्रिय धातु में है, वो जल्दी से किसी का साथ ढूंढ लेती हैं, उनसे चिपक जाती हैं। तो सक्रिय धातु क्या करती है, वो चिपकी हुई पाई जाती है। ठीक है ना, कभी रेड पड़ती है वो चिपकी हुई पाई जाती है, वो सक्रिय धातु है। तो आसपास ऐसी बहुत सक्रिय धातु होती हैं जो हमेशा चिपकी रहती हैं किसी ना किसी से। तो हमेशा जो सक्रिय धातु होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, संयुक्त, वो पाई जाती है संयुक्त अवस्था में, कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है सक्रिय धातुएं। तो उनकी गलती नहीं है, वो सक्रिय ज्यादा है, आप निष्क्रिय हो गधों, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। चलिएगा, एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 19, तो ए प्लस क्या होगा, प्लस मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, दानी बनकर प्लस धारण कर लिया है। तो दे दिया है मतलब एक कम हो गया है, और एक कम हो गया मतलब 18 हो गए होंगे, 19 है पहले से उस पे। अयस्क के 7 अशुद्ध पदार्थ को कहते हैं, इसको कहते हैं हम गैंग, है ना, क्या होता है, गैंग की गैंग आती है पूरी। ठीक है, नेक्स्ट, निस्तापन प्रक्रिया क्या होती है, तो वायु की अनुपस्थिति में, है ना, गर्म करने को ही निस्तापन कहा जाता है, और जबकि वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसे कहा जाता है भर्जन। क्या कहा जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, सोडियम अमलगम सोडियम और गैस का मिश्रण होता है। सोडियम अमलगम किसका मिश्रण होता है, तो अमलगम जो है मरकरी से बनाया जाता है, अमलगम याद रखेंगे, है ना, मरकरी से अमलगम बनाया जाता है। तो सोडियम अमलगम हो, कुछ भी अमलगम हो, वो मरकरी से बनाया जाएगा, तो क्या होगा इसमें, मरकरी होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, कार्बन का सघन रूप है, कार्बन के 3 अपर रूप हैं, ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा। हीरा सबसे शुद्धतम रूप है कार्बन का, सबसे कठोर तत्व है हीरा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डायमंड यानी हीरा। ग्रेफाइट ब्लैक से कलर का होता है, याद रखेंगे, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जली जाती है। कार्बन का बहरूप जो काला लेड यानी ब्लैक लेड कहलाता है, मैंने कहा था ना काला सा रंग होता है ग्रेफाइट। और यहां पर एक ऑप्शन है फुलरीन, इसकी आकृति होती है फुटबॉल के आकार की। कैसी होती है, फुटबॉल के आकार की होती है। निम्न में से कौन सा प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह है, OH मतलब होता ऑल, है ना, ऑल यानी OH समूह जो होता है ऑल को डिनोट करता है, OH समूह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बना बंध क्या कहलाता है, नाम से समझो, साझेदारी, सह संयोजक बॉन्ड, सह साझेदारी, सह संयोजक बॉन्ड। नेक्स्ट, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथाइन। क्या होता है, एथाइन। और इसका यूज किस में करते हैं, गैस वेल्डिंग में। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आप सभी को पता है किडनी सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है, किडनी। नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, ऐसे ऐसे चलेगा, उसे कैप्चर करेगा, इसे कहते हैं कूटपाद।
नेक्स्ट, लैक्टिक अम्ल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? जब हम ज्यादा रनिंग वगैरह करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारा लैक्टिक अम्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है चीजों का, इस वजह से हमारे शरीर में दर्द होता है। तो ये होता है अवायवीय, अवायवीय के कारण, मतलब वायु की कमी के कारण। आहार नाल की पेशियां संकुचन को क्या कहलाती हैं? जब आप खाना खाते हो तो यहां पर एकदम फूलता है गला, बंद होता है, फूलता बंद होता है, इसे कहते हैं क्या? सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे, इस तरीके से और मूवमेंट करता है, इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस, किरमाणुकुंचन, पेरिस्टालसिस यानी किरमाणुकुंचन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 स्रोत किसका है? देखो O2 किससे बना हुआ होगा? जल से, है ना, यहीं से तो ऑक्सीजन बनेगा, सीधी सी बात है। तो किसका स्रोत है? किसका स्रोत है? आपने जल से बनता है O2, किससे बनता है? जल से। नेक्स्ट, पित्त का निर्माण होता है, तो मैंने बताया था स्टोर रहता है, पित्ताशय में बनता है, यकृत में है। कोई लड़की अपने पिता से किस गुणसूत्र को प्राप्त करती है? कोई लड़की, देखो अगर लड़की, ये होता है मेल में, ये होता है फीमेल में, जो अलग होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं। अगर लड़की बनेगी तो पिता से एक्स गुणसूत्र मिलेगा, क्योंकि मां से तो हर बार एक्स ही मिलना है ना। और लड़का बनेगा तो पिता से एक्स और माता से वाई मिलना है, तो ये लड़का बनेगा। तो लड़की क्या प्राप्त करेगी? हमेशा एक्स गुणसूत्र पिता से प्राप्त करेगी, और लड़का हमेशा वाई। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो मैंने सब कुछ बताया, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? काल्पनिक यानी इमेजिनरी। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं, सीधे प्रतिबिंब जो होते हैं, वो आभासी होते हैं, है ना, आभासी होते हैं। आपसे पूछा आभासी, आपको बताना काल्पनिक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस के द्वारा बनाए जाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? मैं इसे आपके लिए होमवर्क में देता हूं, और इसमें जो फॉर्मूला लगाना है वो है हमारे पास P बराबर 100/F। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। अब मुझे आंसर खुद आप करेंगे। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक इसका उल्टा कर देना है, 2/3 होगा, 2/3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? 10 की पावर -14। कितना होता? 10 की पावर -14। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम। और जबकि फास्फोरस को किसमें रखा जाता है? पानी में, उल्टा होता है। दौड़ते समय हमारी मांसपेशियों में होने वाले दर्द का कारण क्या है? क्योंकि हमारी हड्डियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो पाइरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने, अरे क्या लिखा, देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं? अरे सामंजस्य होता है, नहीं तो समंजन क्षमता। नेक्स्ट, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा या नहीं, दूरदृष्टि दोष, है ना, दूरदृष्टि दोष कहते हैं इसे, और इसके लिए अब उत्तल लेंस का यूज करते हैं अपने लेंस को। ये तो समंजस क्षमता वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 18 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, V बराबर V इंटू क्यू होता है, W बराबर V इंटू क्यू, ठीक है। तो V दिया हुआ 18 इंटू 2 तो 36, क्या होगा? 36। और जूल होगा, क्या होगा? जूल, क्योंकि किसका मात्रक जूल होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट, 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो प्रतिरोध भी 5 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो हर एक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? यहां पर 2 होगा, सबका प्रतिरोध 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, सबका 2-2 हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा 2। चलिएगा नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरुष के जनन तंत्र का भाग है, देखो अंडाशय ओवरी होती है फीमेल में, जहां से ओवम निकलता है, अंडाणु निकलता है। यूटेरस जहां पर बच्चा डेवलप होता है, तो ये भी फीमेल में होगा। डिंब वाहिनी फैलोपियन ट्यूब, यहां पर निषेचन होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है। शुक्र वाहिका वेस्ट डिफरेंसेस, ये मेल में होती है, वेस्ट डिफरेंसेस। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु पर होकर गुजरती हैं? तो अवतल दर्पण से परावर्तन होगा, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिएगा, आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब आभासी, आपसे पूछा है
आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब, देखो जहां पर बड़ा प्रतिबिंब देखना हो ना वहां पर अवतल दर्पण लगाना, जैसे जिम में हो जाए, है ना। आंख कान नाक के डॉक्टर हो गए, वो हो गए, है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसको ज्ञात करने में बताता है, ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। चलिएगा, तो आज की ये क्लास हुई कंप्लीट। उम्मीद है ये 120 क्वेश्चन करके आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी का एक निचोड़ था, जो 10th क्लास की एनसीईआरटी में बार बार क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब जो ज्यादा बार रिपीटेड है उन्हें हटा के यूनिक क्वेश्चन का ये कंपाइलेशन था। क्लास कैसी लगी ये आप मुझे बताएंगे, साथ ही साथ आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर जो नहीं है सब्सक्राइब करना आप सभी का काम है। 10 मिनट शो के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को अच्छे से कंप्लीट भी कर लेना, ताकि आपका एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी वाला ग्रुप डी में ना छूटे। लास्ट चांस है ग्रुप डी का सिलेक्शन लेने का, ले लो, नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, वरना धक्के ही खाते हुए निकल जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।